नमस्कार। आज के इस वीडियो में धैर्य के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। समझने का प्रयास करेंगे 3 एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि धैर्य क्या है, हम कैसे विकसित कर सकते हैं। हम समझने का प्रयास करेंगे कि धैर्य के क्या लाभ हैं और हमारे जीवन के क्षण-क्षण में किस प्रकार धैर्य हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। अंत में मैं आरोग्य सेतु ऐप के बारे में एक थोड़ा-सा स्पष्टीकरण देना चाहूँगा, जो कि पिछले वीडियो में मुझे थोड़ी-सी गलत सूचना मिल जाने के कारण मैंने गलत सूचना आपको दे दी थी कि आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने वाले की संख्या 10 करोड़ के ऊपर हो चुकी है, जो कि मुझे एक गलत सूचना मिली हुई थी। उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। अंत में मैं आरोग्य सेतु ऐप के बारे में एक स्पष्टीकरण देना चाहूँगा और एक क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगा आपसे। एक सिचुएशन है जो कि 1-2 दिन पहले ही घटित हुई है। आपका उस स्थिति परिस्थिति में आपका निर्णय क्या होगा, आपका ओपिनियन क्या होगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, ये मैं जानना चाहूँगा। हालांकि मेरा ओपिनियन बना हुआ है, लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट आप लोगों का क्या ओपिनियन है उसके बारे में ये भी जानने का प्रयास करूँगा और बिल्कुल जानने का इच्छुक हूँ, जानना चाहूँगा। तो धैर्य के बारे में बात करते हैं। धैर्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानवीय मूल्य है। पेशेंस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यू, वेरी इम्पॉर्टेंट। ये विद्यार्थियों के लिए, ये बिजनेसमैन के लिए, ये ब्यूरोक्रेट्स के लिए, बिजनेस मैन हों या हाउसवाइफ हों, किसी के लिए भी इट्स वेरी रेलिवेंट वैल्यू, बहुत ही प्रासंगिक है। और जीवन में प्रत्येक क्षण हमें धैर्य से होकर के गुजरना पड़ता है। एक महान दर्शन शास्त्री कन्फ्यूशियस हुए हैं। उन्होंने अपने विचार रखा है कि जिस प्रकार घर्षण के बिना, घर्षण मतलब फ्रिक्शन यानी घिसावट, रब करना, जिस प्रकार बिना घर्षण के हीरे में, हीरे मतलब डायमंड में चमक नहीं आता है, उसी प्रकार बिना परीक्षाओं के व्यक्ति में सर्वोच्चता, उत्कृष्टता नहीं आ पाता है। व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करने के लिए धैर्य बहुत ही ज़रूरी होता है। धैर्य का रेलेवेंसी आप इस संदर्भ में देख सकते हैं कि आज बंदी के समय में डॉक्टर, नर्सेज, पुलिसमैन, बैंकर्स, अधिकारीगण, सभी लोग पूरी निष्ठा के साथ, पूरी अनुशासन के साथ और उन सब से बड़ा पूरे धैर्य के साथ आम नागरिकों की मदद कर रहे हैं, उनके सहयोग में लगे हुए हैं, अपने देश की रक्षा में लगे हुए हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन की परवाह किए बिना दूसरों के जीवन को बचाने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दें, अपना निजी स्वार्थ भी समर्पित कर दे, अपने परिवार को भूल जाए, अपने आप को भूल जाए, सिर्फ देश की रक्षा करने के लिए अपने आप को आगे लेते आए, तो उससे बड़ा धैर्यवान कोई नहीं हो सकता। इस समय डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिसमैन, बैंकर्स सभी को पूरे भारतीय सहृदय प्रणाम करते हैं। आप धैर्य की जीती जागती मिसाल सेनाओं में देख सकते हैं, आर्मी में देख सकते हैं, नौसेना में देख सकते हैं। नौसेना में शायद आपको सूचना मिली होगी या जानकारी मिली होगी कि करीब करीब 25 लोग जो नौसेना में काम करते थे, नौसैनिक थे, वो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। लेकिन फिर भी वो अपने दायित्वों को निभाने के लिए ड्यूटी पर थे, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निर्वहन कर रहे थे और कोरोना से संक्रमित हो गए। हम सभी प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सही करें, उनको सही सलामत कर दें।
धैर्य के बारे में आप एक दशरथ मांझी करके व्यक्तित्व हैं, पर्सनालिटी हैं, आप उनके बारे में ज़रूर सुने होंगे या देखे होंगे या पढ़े होंगे। दशरथ मांझी बिहार में एक शहर है गया। गया थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र भी है। वहाँ पे एक पहाड़ी क्षेत्र में एक गांव है गहलोर। गहलोर का रहने वाला था। 1934 में उनका जन्म हुआ था गहलोर में। और जब वो युवा अवस्था में हो गए तो शहर में जाके काम करने लगे। फिर किसी कारणवश अपने गांव में आ गए। उन्हें एक स्त्री से प्रेम हो गया, उनसे विवाह कर लिए। और एक दिन दशरथ मांझी अपने खेत में काम कर रहे थे। उनकी पत्नी उनके लिए भोजन लेकर जा रही थी। पहाड़ को क्रॉस कर रही थी। उनका पैर फिसल गया, वो गिर गई और घायल हो गई। मांझी जी को पता चला, वो दौड़ते दौड़ते आए, उनको अस्पताल लेकर गए। अस्पताल ले जाने में उनको देर हो गई और उनकी पत्नी का देहावसान हो गया। उन्होंने संकल्प ले लिया कि जिस पहाड़ ने मेरी वाइफ की लाइफ ले ली, उस पहाड़ को मैं चीर दूंगा। उस पहाड़ को चीरते हुए मैं एक सड़क बना दूंगा, जिससे कभी और किसी को इस तरीके से इस दुखद स्थिति का सामना ना करना पड़े। 1959 में उनकी वाइफ का देहावसान हुआ था। 1960 से वो शुरू कर दिया, पहाड़ को खोदना शुरू कर दिया। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लगातार बिना रुके, बिना थके, बिना हतोत्साहित हुए, बिना आशा खोए, बिना होप खोए, निरंतर कॉन्टिन्यूटी थी उनमें। ऐसा नहीं था कि आज काम शुरू कर दिए हैं फिर छोड़ दिए हैं, थक गए ना। कॉन्टिन्यूटी थी। एंड कॉन्टिन्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, आइदर इट इज़ योर एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी और इन योर लाइफ। कॉन्टिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिन्यूटी ब्रेक करने से बहुत सारे आपका नुकसान होता है। और कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होने के पीछे एक कारण, जो सबसे बड़ा कारक है, फैक्टर है, वो धैर्य होता है। धैर्य जब हम खोते हैं तो कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होती है। कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होती है तो हम पिछला जो भी मेहनत करे हुए होते हैं उसका बहुत सारा चीज़ हमारा रिकवर फिर से करना होता है, हमें मतलब नुकसान ही होता है अंततः। लेकिन दशरथ मांझी ने अपनी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं की, लगातार पहाड़ खोदते रहे सड़क निर्माण के लिए। 22 साल में उन्होंने सड़क का निर्माण कर लिया। आप हैरान हो जाएंगे जान करके सड़क की डायमेंशंस को, कि सड़क की लंबाई 110 मीटर है, चौड़ाई 9 मीटर है और गहराई 7.25 मीटर है। पहाड़ को काटना आसान थोड़ा ना होता है। आप एक पत्थर लीजिए, पत्थर का टुकड़ा, उसको काटिए, हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन उन्होंने छेनी हथौड़े से उन्होंने पहाड़ काट डाला। उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, प्रौद्योगिकी नहीं थी, मानव पूंजी नहीं थी, उनकी पत्नी नहीं थी, उनका कोई सहयोग नहीं था, मनोरंजन के साधन नहीं थे, स्थानीय स्तर पर भी उनके ऊपर दबाव था। इन सब के बावजूद उनके अंदर एक संकल्प भाव था, धैर्य था, निष्ठा था, संयम था, अनुशासन था। उनके हृदय में उनकी पत्नी का छवि था, जिससे वह निरंतर अभिप्रेरित होते रहते थे और उन्होंने इस महान काम को अंजाम दिया। आप उनके बैकग्राउंड को जानेंगे तो और भी हैरान हो जाएंगे। वो चूहा खाकर जीवन गुजारा करते थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार में चूहा को मूस भी कहा जाता है।
जो मूस खाने वाले लोग होते थे उनको उनकी जाति बना दी गई मुसहर। यानी जो व्यक्ति मुसहर है, गरीब है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पानी पीने के लिए पानी भी नहीं है, इतनी बदतर स्थिति में भी जिसने इतना बड़ा काम कर दिया, उसके पीछे क्या हो सकता है? धैर्य और कॉन्टिन्यूटी, यही तो है। और जिसके कारण उनको आज भी याद किया जाता है। इसमें एक मूवी भी बनी हुई है दशरथ मांझी करके, आप उसको वॉच कर सकते हैं, आपको पूरी उनके जीवन गाथा के बारे में जानकारी मिल जाएगी। मैं दूसरा उदाहरण आचार्य चाणक्य का लेना चाहूँगा। आचार्य चाणक्य तक्षशिला, यानी जो इस समय पाकिस्तान है, पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में तक्षशिला एक समझ लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुआ करता था, वहाँ के आचार्य थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, अर्थात आज से करीब 3,500-4 हज़ार साल पहले, भारत जो था वो 16 महाजनपदों में बंटा हुआ था। सारे महाजनपद एक दूसरे के ऊपर ही आक्रमण करते थे, एक दूसरे के ही लूटते थे, यही सब चलता था। और उसी समय मेसिडोनिया का एक बहुत ही प्रतापी राजा सिकंदर, उन्होंने विश्व विजय का अभियान चलाया। विश्व विजय का अभियान चलाते हुए उन्होंने टर्की, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, फिर पाकिस्तान तक पहुंच गए। अब जब पाकिस्तान तक पहुंच गए तो आचार्य चाणक्य तो वहीं के थे, तक्षशिला के। उनको जानकारी हुई तो बहुत चिंतित हुए कि अगर सिकंदर भारत में प्रवेश कर गया तो बहुत ही बड़ा नुकसान करेगा, बहुत ही उत्पात मचाएगा, बहुत विनाश करेगा, अस्थिरता आ जाएगी, समाज में असंतोष आ जाएगा। वो उस समय का जो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था 16 महाजनपदों में, वो एक था मगध साम्राज्य। मगध जो इस समय बिहार का पार्ट है, झारखंड, उड़ीसा, ये सारे मिला करके मगध एक साम्राज्य था, जिसके राजा उसमें धनानंद थे। उनके पास आचार्य चाणक्य गए, उनके दरबार में अर्जी मांगी, रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि सर, किंग, राजा धनानंद जी, हमारे भारत में प्रवेश करने के लिए विश्व विजय का अभियान लेते हुए सिकंदर आ पहुंचा है, रावी नदी के तट तक पहुंच गया है। आप ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, कुछ करिए, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो अपने ही आप में मस्त था। उसने आचार्य चाणक्य को अपमानित करते हुए महल से निकलवा दिया। लेकिन चाणक्य जी, आचार्य चाणक्य, उन्होंने अपने धैर्य को नहीं खोया। उन्होंने संकल्प ले लिया, शपथ ले ली कि जब तक वह धनानंद साम्राज्य का अंत नहीं कर देगा, सिकंदर को भारत से नहीं निकाल देगा, तब तक वो अपने सर की जो चुटिया है उसको नहीं खोलेगा, उसको नहीं बांधेगा, शपथ ले लिया। अब उनको एक ऐसे लड़के या पुरुष की तलाश थे जो सिकंदर का सामना कर सके, जो धनानंद का सामना कर सके। खोज में निकल पड़े। एक दो लोग को टेस्ट किया लेकिन वो पास नहीं हो पाए चाणक्य जी की नज़रों में। उन्हें एक बालक मिला, चंद्रगुप्त। चाणक्य जी ने उनको 7 साल तक ट्रेन किया, शिक्षा दीक्षा दी, ट्रेनिंग दी। और जब चंद्रगुप्त मौर्य 20 साल के हुए, वो सिकंदर की सेना में भर्ती हो गए, सिकंदर के आंतरिक रणनीतियों के बारे में जानने लगे। और धीरे धीरे आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों लोग मिल करके सिकंदर को भगाने में सफल हो गए। और अंत में जाकर के उसने सबसे मजबूत साम्राज्य
धनानंद का साम्राज्य, मगध साम्राज्य, उसको भी उन्होंने नष्ट कर दिया और पूरे भारत में, पूरे अखंड भारत में मौर्य साम्राज्य का परचम लहरा दिया। तो आचार्य चाणक्य हम सब के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। वो न सिर्फ एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे, बल्कि वो अर्थशास्त्री, दर्शन शास्त्री और समाजशास्त्री भी थे। हम अपने जीवन में आचार्य चाणक्य से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मैं तीसरा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। यदि आप यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे या नहीं भी कर रहे होंगे, तो एक मूवी शायद आपने देखी होगी, नील बटे सन्नाटा। उसमें एक माँ और बेटी की कहानी है। माँ का नाम चंदा है, बेटी का नाम अपेक्षा है। बेटी कक्षा 10 में है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैथमेटिक्स उसका सबसे वीक सब्जेक्ट है। उसकी माँ चिंतित है कि अपने बच्चे को पढ़ाना है, बड़ा बनाना है, कुछ अच्छा व्यक्ति बनाना है, अच्छा नागरिक बनाना है। लेकिन उसकी बेटी में एक नकारात्मकता घर कर गई थी। वो ये सोच रही थी कि जिस प्रकार डॉक्टर का बेटा बेटी डॉक्टर बनता या बनती है, जिस प्रकार इंजीनियर का बेटा या बेटी इंजीनियर बनता या बनती है, उसी प्रकार एक बाई की बेटी, एक जूते की फैक्ट्री में काम करने वाली की बेटी, दूसरे के कपड़े साफ करने वाली की बेटी बाई ही तो बनेगी। ये नकारात्मकता उसके दिमाग में घर कर गई थी। उसकी माँ इस बात से बहुत चिंतित थी कि इस नेगेटिविटी को कैसे हटाया जाए। उन्होंने लगातार संयम के साथ धैर्य बनाए रखा, अपनी बेटी को लगातार मोटिवेट करते रही। एक दिन अपेक्षा यानी जो उसकी बेटी थी, उन्होंने अपनी आंखों से अपनी माँ को देखा कि उनकी माँ एक होटल में बर्तन मांज रहे हैं। उनको अपेक्षा को बड़ा धक्का लगा। वो सोची कि माँ हमारी पढ़ाई के लिए इतनी मेहनत कर रही हैं, मुझको पता भी नहीं है। तो वो उस दिन शपथ ले ली कि मैं अपनी माँ की इच्छा को पूरा करूँगी। उनकी माँ की इच्छा थी कि उनकी बेटी कलेक्टर बने। जब बेटी को रियलाइजेशन हो गया इस चीज़ का, तो उन्होंने पढ़ाई में ध्यान दिया, बहुत मेहनत करके पढ़ाई की। 10वीं कक्षा में गणित में अच्छे नंबर लेकर आए और यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बैठी मैथमेटिक्स को वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लिया और पास कर गए, कलेक्टर बन गए। तो इस मूवी से हमें सीख क्या मिलती है कि उनकी माँ में निरंतरता, संयम, धैर्य बहुत मजबूती से था, जिसके कारण वो अंत में जाकर के अपनी बेटी को एक सफल नागरिक बनाने में सफल हो पाई। तो धैर्य के बारे में ये चीज़ थे, 3 एग्जाम्पल थे। धैर्य के क्या लाभ होते हैं, ज़्यादा लंबे में ना जाते हुए मैं सिर्फ 1-2 तथ्य से इस बात की जानकारी देना चाहूँगा कि धैर्य के क्या लाभ हैं। देखिए, लॉकडाउन के इस समय में एक अध्ययन आया, एक स्टडीज़ आई, एक रिपोर्ट आया था कि यदि भारत ने समय रहते लॉकडाउन जैसा कड़ा निर्णय ना लिया होता तो 15 अप्रैल 2020 तक संक्रमितों के मामले 8 लाख तक पहुंच जाते। जो आज की डेट में, आज 19 अप्रैल की डेट में जो 15 साढ़े 15 हज़ार संक्रमित हैं, वो 8 लाख तक पहुंच जाते हैं। सोचिए, इतना बड़ा फासला, 15,000 और 8 लाख। हम 8 लाख तक नहीं पहुंचे, इसके पीछे क्या था? इतने बड़े खाई को हम कैसे पाट पाए? इसके पीछे एक बहुत बड़ा मूल्य काम कर रहा था, वो था धैर्य, संयम, अनुशासन। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि भारत के 45% जिलों में
यानी कि करीब करीब 350 जिलों में कोरोना के बिल्कुल भी मामले नहीं आए हैं। आपको पता होगा कि 2011 की जनगणना जब हुई थी उस समय देश में 640 ज़िले थे, और पिछले 9 साल में 2020 आज 2020 तक करीब 96 ज़िले और बढ़ गए हैं, और आज देश में 736 ज़िले हैं। 736 ज़िलों में से 350 ज़िलों में कोरोना के मामले हैं ही नहीं। 45% यानी आधे भारत में कोरोना के मामले नहीं हैं। इसके पीछे क्या कारण है? धैर्य, अनुशासन। धैर्य के इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, उतनी लंबी चर्चा में नहीं जाना है। मैं अंत में एक आरोग्य सेतु ऐप के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहूँगा कि आरोग्य सेतु ऐप सभी लोगों के लिए है, सभी भारतीय नागरिकों के लिए है। इसमें कुछ जानकारियाँ मांगी जाती हैं, निजी जानकारियाँ, मोबाइल नंबर, आपकी हेल्थ कैसी है, आप पिछले दिनों किस देश की यात्रा पर गए थे, इस प्रकार की जानकारियाँ मांगी जाती हैं। आप उनको भरेंगे तो सरकार ये ट्रैक करने में सफल हो पाएगी कि आप किससे मिले हैं, कहाँ गए हैं, क्या आप किसी कोरोना संक्रमित के पास तो नहीं चले गए हैं। तो आपको ट्रैक करके आपको मदद करने का प्रयास करेगी आरोग्य सेतु ऐप। तो सरकार की मदद करने के लिए आप इसे डाउनलोड करिए। मैंने पिछले वीडियो में एक गलत सूचना दी थी, उसको मैं स्पष्टीकरण करना चाहूँगा। 16 अप्रैल को जो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग, उन्होंने ट्वीट किया था। ट्वीट करते हुए उन्होंने बताया कि टेलीफोन के 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में 75 साल का समय लगा। रेडियो को 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में 38 साल लगा। इसी प्रकार टेलीविज़न को 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में 13 साल लगा। इंटरनेट को 4 साल लगा और फेसबुक को 19 महीने लगे। जबकि आरोग्य सेतु ऐप को 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में मात्र 13 दिन का समय लगा, ओनली 13 डेज। इस प्रकार से आरोग्य सेतु ऐप ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये हमारे आपकी परीक्षाओं के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, और पिछली वीडियो की गलत सूचना का सही सूचना भी है। एक मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। 19 तारीख के दैनिक जागरण में यह एक दुखद समाचार आया कि राजस्थान में एक शहर है, शहर का नाम है चुरू। राजस्थान के चुरू जिले में एक लड़के ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद उसने सुसाइड नोट लिखा कि मुझे ये लगता है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। मैं अपने परिवार वालों को परेशान नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से अन्य लोग संक्रमित हो जाएं, इसलिए मैं सुसाइड करता हूँ। और उसने सुसाइड कर लिया। जब उसका चेक हुआ, पोस्टमार्टम टाइप का हुआ या बाद में चेक हुआ, उसका सांगोपांग वर्णन हुआ उसके शरीर का, तो पता लगा कि वो कोरोना नेगेटिव था। यानी उसके कोरोना के मामले थे ही नहीं उसके अंदर। सिर्फ शक के आधार पर, अफवाह के आधार पर उसने अपने आप को कोरोना पॉजिटिव माना और ये सोचा कि हम किसी और को संक्रमित ना करें, अपने परिवार को सेफ कर लें। उसने सुसाइड नोट पे ये भी लिखा था कि कृपया मेरे परिवार के सभी सदस्यों का चेकअप करवाया जाए, और उसने सुसाइड कर लिया, जो कि अच्छा निर्णय नहीं था। मेरा व्यक्तिगत विचार इस घटना पे ये जाता है कि उसको अपने आप का चेकअप करवाना चाहिए था। सरकार ने टोल फ्री नंबर दिए थे, उस पर उसको कॉल करना चाहिए था। उसको जाके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में या पास के हॉस्पिटल में जाके चेक करवाना चाहिए था। यदि वो कोरोना पॉजिटिव होता तो इलाज करवाना चाहिए था। लेकिन इस प्रकार के निर्णय लेना वो बिल्कुल ही गलत था। मैं आपसे ये क्वेश्चन
पूछना चाहूँगा कि क्या आप इसको आत्महत्या मानते हैं या बलिदान मानते हैं। बलिदान इस तरीके से कि उसने अपने परिवार की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें दिखाई है अपने सुसाइड नोट में। तो आपसे मैं ये विचार जानना चाहूँगा कि क्या उस व्यक्ति के द्वारा किया गया यह कांड आत्महत्या की श्रेणी में आप रखना चाहेंगे या कि बलिदान की श्रेणी में। मेरा व्यक्तिगत मत है कि ये आत्महत्या है, जो कि किसी सभ्य नागरिक, किसी सभ्य समाज में शोभा नहीं देता है। आपका क्या विचार है, मुझे इंतज़ार रहेगा। आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने देश का ध्यान रखें। जय हिंद।